है कन्वेंशनल ब्रॉडकास्ट मीडिया, जहां पे शायद जमाने में भी देयर वाज अ पुश बैक। हम लोगों ने जैसे एक ये था कि लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हम पे जो गिने चुने लोग हैं जो अभी भी देश में किसी का टैलेंट। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आप सबका स्वागत है आपके इस ब्रेकिंग अमर नाम के इस चैनल में। आज हमारे साथ बहुत खास शख्स है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतने बड़े शख्स के साथ आज हूं। मेरे साथ द क्वीन की को फाउंडर एंड CEO रितु कपूर है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे हैं आप। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय दिया, आप हैं कैसे? पहले मैं जैसे भी हूँ, बहुत बड़ी शख्स नहीं हूँ। आपने 2 बार बड़ी शख्स बोला, जबकि नहीं हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं टनाटन हूँ। आप टनाटन? अच्छा मैम, टनाटन है आप, मतलब ये थोड़ा सा बहुत कैजुअल हो जाता है, बट ऐसा होता है कि आपके बाद जब आपने एक नया फेम हो मन गए हैं आप इस मीडिया इंडस्ट्री में, आपको बहुत से लोग जानते हैं, तो लोगों को हेजिटेशन करते हुए देखा है कभी आपसे बात करते हुए? नहीं, क्योंकि मैं जैसे ऑन एयर पर्सनालिटी नहीं हूँ जो कि लोग मुझे ऐसे पहचाने, तो नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई मुझे अप्रोच करने के लिए हिचकिचाए। अच्छा, मतलब मैम अभी जैसे कि हम लोग मीडिया की बात करते हैं, आप मीडिया से इतने साल से जुड़ी हैं, आपके पास इतना समय का एक्सपीरियंस है, तो मीडिया में जेंडर इक्वलिटी को लेके या जेंडर बायस को लेके बात होती है मोस्टली, कि जो टीवी पे हैं या ऑन स्क्रीन हैं जाते हैं एंकर्स, वो मोस्टली फीमेल्स होती हैं, मेल्स कम होते हैं। मेल्स होते ही तो उन्हें या तो डेस्क पे बैठाया जाता है या तो उन्हें रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस चीज को आप कैसे देखती हैं आज के डेट में? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से कि ऑन एयर तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज मेल भी हैं, राजदीप हैं, राहुल कमल हैं, शेखर हैं। पर मैम वो उस टाइम की बात है जब औरतें कम थी मीडिया में, बट आज की डेट में देखा जाता है मीडिया में औरतों को ग्लैमर की तरह देखा जाता है। ये देखिए, दो तरह के मीडिया अब बन गए हैं। एक है कन्वेंशनल ब्रॉडकास्ट मीडिया, जहां पे शायद अभी भी एक फीमेल रिपोर्टर या एंकर किस तरह दिखती है, कितना मेकअप है, किस तरह के कपड़े पहनती है, वो उस पे तवज्जो अभी भी दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा मीडिया है जो कि पत्रकारिता और जर्नलिज्म पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ओरिजिनलिटी जो जैसे कहते हैं, जिसमें फोकस ग्लैमर का नहीं है, या ग्लैमर भी क्या कहूँ, जिसमें लोगों तक इंपॉर्टेंट इश्यूज पहुंचाने का फोकस है, वहां पे अब जैसे हमारे यहाँ कोई मेकअप टीम नहीं है, मेकअप होगा भी नहीं अगर हम ढूंढने भी निकलेंगे यहाँ। तो बेसिकली आपका फोकस क्या है और आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है। हमारी ऑडियंस, हमें मालूम है, हमसे चाहती है कि स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म करें और इम्पोर्टेंट कहानियां लोगों तक लेकर आए, ऐसे लोगों की आवाज लेकर आए जो कि ज्यादातर लोग उनके पास नहीं जाते हैं उनके मुद्दे पूछने के लिए। जबकि शायद जो कन्वेंशनल ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जबकि मैं भी उसी ब्रॉडकास्ट मीडिया से निकली हूँ, हमारे यहाँ इतना बड़ा मेकअप रूम होता था एंकर्स के लिए, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होती थी, तो वो एक जमाना था। लेकिन उस जमाने में भी देयर वाज अ पुश बैक। हम लोगों ने जैसे एक ये था कि एक तरह की फिगर होनी चाहिए फीमेल एंकर्स की, जो कि हम लोगों ने इवन देन बैक देन वी सेड नहीं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर हैं, वो जर्नलिस्ट होनी चाहिए, ना कि मॉडल। तो वो उनकी जर्नलिज्म कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कितना स्ट्रांग है, वो किस जब डिस्कशंस करेंगी ऑनलाइन तो वो कितने डेप्थ के साथ करेंगी, वो हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो अब बाकी लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उस पे वो मैं आप समझ रहा हूँ। मैम जब आपने एज अ करियर अपना स्टार्ट किया, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बाद इंसान एक करियर की तलाश में रहता है, तो आपको मतलब जाहिर सी बात है कि आपने मीडिया में तो डायरेक्टली नहीं आए, उससे पहले भी कुछ किया होगा छोटा मोटा काम, तो
मीडिया में आने की मेन पर्पस और मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? एक्चुअली मैं डायरेक्टली ही मीडिया में आई। अच्छा। मैंने मास्टर्स एमसीआरसी से किया जामिया से, और उस समय जब हम ग्रेजुएट होके निकले एमसीआरसी से, तब किस सन की बात है? 1991। 1991, राइट जी। उस समय सिर्फ दूरदर्शन था। हाँ, राइट। तो मैंने इसलिए दूरदर्शन में मैंने कोशिश करी, लेकिन एक बहुत अजीब एनवायरनमेंट था उस टाइम, वेरी वेरी मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट इन दूरदर्शन एट दैट पॉइंट, और एक थोड़ा थका हुआ अप्रोच था कंटेंट क्रिएशन का। तो वो मुझे ज्यादा एक्साइट नहीं करा था। तो मैं, ताकि मैं अपना रेंट पे कर सकूं, तो मैं काफी हद तक फ्रीलांस काम करती थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे। वो करते करते फिर मुझे पता चला कि गल्फ वॉर के बाद जब सैटेलाइट टीवी देश में आया, तो एक अपॉर्चुनिटी तब खुल रही थी, और तब राघव और उनके दो पार्टनर्स थे, रेसी और सीबी अरुण कुमार, संजय रे चौधरी एंड सीबी अरुण कुमार, और वो कुछ हटके काम कर रहे थे। तो फिर मैं बस पहले फ्रीलांस तौर पे उनके साथ जुड़ी, और फिर हम 2 पायलट बना रहे थे। एक था बीबीसी के लिए, और एक था स्टार, तभी आया था स्टार टीवी इंडिया में। तो उस पे जो सबसे, स्टार टीवी पे जो सबसे पहला इंडियन शो था, वो हमारा शो था। तो मैंने उसी पे काम शुरू किया था। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल मैंने फ्रीलांस किया था, और उसके बाद या कुछ ऐसे ही, और उसके बाद मैं फुल टाइम तब से टीवी 18, जो कि फिर आगे चल के नेटवर्क 18 बन गया। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ऋतु मैम टीवी 18 की उन फाउंडर मेंबर में से रहे हैं जिन्होंने उसकी स्थापना की है। जी, राइट, आई एम राइट। और राघव सर भी उन्हीं मेंबर में से हैं, और राघव सर और ऋतु मैम हस्बैंड वाइफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी जी। सो उन फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे हैं, जो कि आज आप नेटवर्क 18 के नाम से जानते हैं उस चैनल को, और उसके पे भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं राघव सर से करूंगा जब उनसे मुलाकात होगी। तो लेकिन वो नेटवर्क 18 जो आज है, वो नेटवर्क 18 नहीं है जो आप लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कहना। तो मैम, आपके अकॉर्डिंग आज के मीडिया लैंडस्केप में सबसे बड़ा चैलेंज और क्या है, और उससे कोप करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, एनवायरनमेंट तो बहुत मुश्किल है, और दो कारणों के वजह से बहुत मुश्किल है अभी। एक है रेवेन्यू चैलेंजेस, और ये ग्लोबली न्यूज मीडिया इज डीलिंग विद रेवेन्यू चैलेंजेस। कहीं से भी, चाहे वो अगर आप एड सेल्स ड्रिवन है, या आप सब्सक्रिप्शन मॉडल है, या आपका फिलैंथ्रोपी या क्राउड सोर्स मॉडल है, जो भी है, मेरे ख्याल से सभी जगह अभी न्यूज मीडिया का सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइवल मुश्किल है, जिसके लिए चैलेंज ये आता है कि किस तरह के बजट्स आप पत्रकारिता की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जर्नलिज्म एक बहुत मेहनती लेकिन महंगा काम है। जर्नलिस्ट को स्टोरी ढूंढना, उनको ग्राउंड पे जाना, लोकेशन पे जाना, आना, वापस पोस्ट प्रोड्यूस करना, एक पूरी टीम लगती है और बहुत मेहनत लगती है। तो और जिस तरह के सैलरीज मुझे लगता है क्या कॉम्पनसेशन जर्नलिस्ट को मिलना चाहिए, आज वो है नहीं। तो ये एक मोटिवेशन, मतलब एक जर्नलिस्ट का मोटिवेशन बहुत कुछ होता है, पैशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट के लिए उसकी जीविका भी जरूरी है। बिल्कुल। अब ये एक बहुत अनफेयर एनवायरनमेंट बन गया है, जहां जो इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया है, जो सही पत्रकारिता कर रही है,
इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो जो वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक डिसएडवांटेज ये है, जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और जो सरकार के खिलाफ भी सवाल उठा रहे हैं, उसका ऑलमोस्ट एक डिसएडवांटेज ये है कि शायद आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे जहां पे रेवेन्यू का चैलेंज होगा और शायद आपकी तनख्वाह वो नहीं होगी जो आपकी होनी चाहिए। तो एक तो ये क्राइसिस है। दूसरा है कि ये जो अभी एनवायरनमेंट है, आपको मालूम है हमारी रैंकिंग क्या है पूरे विश्व भर में, हमारी प्रेस फ्रीडम रैंकिंग क्या है, और वो और गिर गई है नीचे। राइट। एक चिलिंग फैक्टर है। अब आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रेड्स होती हैं, आईटी रेड्स होती हैं, ईडी केसेस होते हैं, डेफमेशन केसेस होते हैं, स्लैप केसेस होते हैं। अब कुछ नए लॉज भी रोल आउट हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है, टेलीकॉम बिल आ रहा है, आईटी गाइडलाइंस हैं जिसको लेकर मैं कोर्ट में हूँ वायर के साथ। एक पिटिशन डाली है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है कि अगर सरकार या आईएनबी मिनिस्ट्री को लगता है कि आपने जो छापा है या जो आपने पब्लिश करा है वो देश की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, रिलेशनशिप विद फ्रेंडली नेशंस, मोरालिटी, ये सब होगा, तो वो उनके पास ये पावर हो सकता है कि वो आपका कंटेंट उतार दें, टू टेक डाउन योर कंटेंट। ये एक एनवायरनमेंट है जहां पे ऐसा लगता है कि आपको बच बच के निकलना है। तो एक ऑलमोस्ट एक सेंसरशिप जैसा एनवायरनमेंट है। लेकिन आपका जो सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि आपका मिशन क्या है। अगर आपका मिशन ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म करना है टुवर्ड्स एक देश की डेमोक्रेसी की तरफ आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो आप करिए। आप जैसे हम क्विंट में हमारा जो जिस तरह का जर्नलिज्म करते हैं हम करते हैं। हम किसी चीज से हिचकिचाते नहीं हैं, हम स्ट्रॉन्ग स्टोरीज करते हैं। इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। जी श्योर। ऐसा कहा जाता है कि कई पॉलिटिकल पार्टी या कई बड़े जो उद्योगपति होते हैं जी, वो कई चैनल्स में स्टेक लेकर रखते हैं, या तो अपने नाम पे ले लेंगे या तो किसी और के नाम पे ले लेंगे। जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले एनडीटीवी की खबर सुनी थी जी, कि अदानी ने एक बहुत बड़ा अमाउंट में स्टेक लिया जी, और फिर ऐसा अभी हाल फिलहाल ही में की बात करें कि एनडीटीवी के जो एक्स रिपोर्टर पत्रकार हैं रवीश कुमार जी ने, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि आप पे और राघव जी पे कि द क्विंट में भी अदानी के कुछ शेयर्स हैं। तो इस चीज को हम कैसे बिलीव करें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा उद्योगपति शेयर्स ले लेता है तो सिर्फ चैनल उसके ही पक्ष में न्यूज दिखाता है। जैसे कि अब अंबानी की बात करें, एक केस आया था कि अंबानी के लड़के ने एक आदमी को मार दिया, फिर उस चैनल ने कवर किया तो रातों रात उस चैनल को खरीद लिया गया। फिर उस चैनल के बारे में अब अंबानी के ही बारे में गुणगान गाया गया उस चैनल के द्वारा। तो ये क्या सच में ऐसा चलता है बिहाइंड बैक एंड पे? बिल्कुल। देखिए, ये जो देश में जो पूरा न्यूज मीडिया है या मीडिया है, वो मेरे ख्याल से 3-4 बड़े पूंजीपतियों का लार्जली ओनरशिप है। अब वो कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है कि आप किस पूंजीपति कौन असली ओनर है वो वहां तक आप शायद पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि आपने एनडीटीवी का एग्जांपल दिया, वहां पे साफ पता होता है। और मतलब क्यों कोई पूंजीपति न्यूज मीडिया को अक्वायर करेगा, एनडीटीवी को क्यों अक्वायर करेगा या नेटवर्क 18 को क्यों अक्वायर करेगा? क्योंकि न्यूज मीडिया कैन बी वेरी पावरफुल पॉलिटिकली। आपके पास एक इन्फ्लुएंस आता है, एक हेफ्ट आता है बाय बीइंग एबल टू कंट्रोल किस तरह की खबर बाहर जा रही है। दूसरी बात रही रवीश का, मैंने ट्विटर पे भी उनसे सवाल करा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ, लेकिन
अगर रवीश थोड़ा डेटा इंफॉर्मेशन, हमारा पूरा ओनरशिप स्ट्रक्चर पूरा, वी आर लिस्टेड कंपनी, हम लिस्टेड कंपनी में, सारा सेबी के पास है, पूरा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सब उनको बस उतनी, उनकी जो इतनी बेहतरीन पत्रकारिता है उसी को इस्तेमाल करते हुए वो लांछन लगाने से पहले अगर वो डेटा देख लेते। मैं अभी फिर से कह रही हूं कि क्विंट डिजिटल लिमिटेड में अडानी का कोई ओनरशिप, कोई शेयर, कुछ भी नहीं है। वी आर अ लिस्टेड कंपनी, राघव और मैं प्रमोटर्स हैं, वी आर और शेयर ओनर्स हैं, जैसे किसी भी लिस्टेड कंपनी के होते हैं, जो कि आम जनता है, जो भी कोई शेयर खरीदेगा। तो मैं फिर से कहती हूँ कि क्योंकि रवीश ने कहा कि अडानी हमें ओन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है, वो सच नहीं है। अगर हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आई थिंक उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन गूगल से उठाई, क्योंकि गूगल पे भी हम सर्च अरे भैया गूगल थोड़ी पत्रकारिता करते हैं, वो तो बोलेंगे विकिपीडिया से। अगर हम भी ऐसी तरह की पत्रकारिता करने लग जाए कि हमें जब कुछ छापना पहले हम गूगल पे जाएं, जो गूगल का है वो सच है और उसको छाप दें, ऐसे थोड़ी होती है पत्रकारिता। राइट। आपने अपनी जर्नी में कई हर्डल्स को फेस किया है, आपके सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट कौन सा था, और जो आपको पर्पस को लेकर क्लियर माना गया, अपने पर्पस को लेकर आपको क्लियर माना गया? ऐसे एक कोई हर्डल तो नहीं है, मतलब मुश्किलें तो किसी भी, जो कोई भी इंसान इस मिशन पे निकलता है कि मैं इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग पत्रकारिता करूंगा या करूंगी, तो उसको तैयार होना होगा कि मुश्किलें तो आएंगी, और किसी भी प्रोफेशन में मुश्किलें तो होती हैं। ऑब्वियसली जिस वो वक्त जब हमें नेटवर्क 18, जो हमने 23 साल अपनी मेहनत और जिंदगी के निकाले थे उसको बनाने के लिए, जब उसमें से निकलना पड़ा, वो एक मुश्किल घड़ी थी। लेकिन हम, मेरे ख्याल से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और तुरंत हमने क्विंट का इस्टेब्लिश करने का काम शुरू कर दिया था। तो अगर आप कुछ ना कुछ करते रहिए, निकलते रहिए, तो, और जैसे मैं कह चुकी हूँ, हमारे ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे बारे में क्या क्या, अगर आप ऑफ इंडिया के आर्टिकल पढ़ेंगे या गूगल करेंगे, जिसका जिक्र भी हुआ था, तो अजीब चीजें आप हमारे बारे में, और वो अपने आप में मुश्किलें पैदा करती हैं। क्योंकि मैं तो गूगल के इसलिए नहीं मानता, क्योंकि आपने जितना इनसाइड अपने फेस किया होगा वो आप ही जानते होंगे, जो आपके साथ काम किए होंगे उनको ही पता होगा कि इनसाइड क्या चला है। जो हमें जानकारी मिलती है हम उसके आधार पूछ तो लेते हैं, पर दिक्कत ये आती है कि सामने वाला ही जानता है कि यार इसके पास जो जानकारी है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, जो फेस कर रहा होता है। बिल्कुल। तो इससे ही हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मीडिया में कई बार हम लोग देखते हैं किसी भी न्यूज को लेके या किसी भी छोटी सी खबर को लेके, या तो मीडिया उसको इतना बड़ा बना देता है छोटी सी खबर को लेके, या तो वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है, या तो वो कोई खबर ऐसी होती है जो एकदम मिसलीड कर देती है पूरी सोसाइटी को या पूरे कंट्रीज को। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। अब क्या किया जाए कि अगर भी मैम कुछ तो ऐसा होगा ना कि उसका सिर्फ एक ही काउंटर है कि कुछ लोग, जैसे हम जो गिने चुने लोग हैं जो अभी भी देश में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, स्क्रोल है, प्रिंट है, न्यूज लॉन्ड्री है, वायर है, न्यूज मिनट है, कि आप स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म करते रहिए, उसको काउंटर करते रहिए, लेकिन आपके पास एक और चीज होने की बहुत जरूरत है कि आप ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। जो कभी कभी जो सीरियस जर्नलिस्ट होते हैं वो सोचते हैं वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है कहानी लाना और लोगों को बस पढ़नी चाहिए। अब ये जमाना बहुत बदल गया है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म कर लिया, ये कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैसे लोगों तक पहुंचेगी ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये आप आज की दुनिया में नहीं कर सकते। आज इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया है, ये लार्ज लेगेसी मीडिया जो कभी कभी, जैसे आपने कहा, कभी कभी दो तरीके अपनाता है, या तो एक गलत खबर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, या
जो बहुत जरूरी खबर है उसको छोड़ देता है, राइट, उसको दबा देता है, या उस तो खबर को हाईलाइट कर देता है जो खबर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जी जी। अच्छा मैम, आप आपका चैनल हो गया या द वायर हो गया, ओपन इंडिया हो गया, इन सबको हम लोगों ने 2014 के बाद ही सुनने में आया कि लेफ्टिस्ट पत्रकारिता भी कोई चीज होती है। लेफ्टिस्ट नहीं है, हम तो लेफ्टिस्ट नहीं है। नहीं मैम, ऐसा कहा जाता है, जितने भी कई बार आप कोई सरकार को क्रिटिसाइज कर देता है तो उसे कह दिया जाता है। से इंडियन एक्सप्रेस पहले भी बहुत अच्छा राइट जर्नलिज्म कर रही थी, हिंदू है, टेलीग्राफ है, मतलब अब यूट्यूब के जमाने में ये कहा जाता है ना कि लेफ्टिस्ट पत्रकारिता आ गई है 2014 नहीं, मेरे ख्याल से हमेशा पत्रकारिता में जिसको आप लेफ्टिस्ट कह रहे हैं, जिसका डेफिनेशन खैर एग्जैक्टली लेफ्टिस्ट नहीं है, लेकिन हमेशा रहा है, हमेशा। अगर आप पूरी जर्नलिज्म की हिस्ट्री देखिए, हमेशा मेरे ख्याल से कभी ऐसा कोई समय नहीं था। अब आप इमरजेंसी के टाइम देखिए जी, किस तरह जर्नलिस्ट को जेल में भरा गया था, वो इसीलिए क्योंकि उनको भी लेफ्टिस्ट करार करके जेल में डाला गया था। लेकिन उस टाइम इंडिया टुडे जैसी पत्रकारिता उभरी थी जो उस टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म कर रही थी। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आप ये मानते, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ फिर से आपको। नहीं बिल्कुल। अच्छा, आप ये मानती हैं कि सरकार के विरुद्ध बोलने वाले जो पत्रकार होते हैं, जो सरकार की कमियों को उजागर करते हैं जी समय समय पे जी, उनके परिवार पे इम्पैक्ट पड़ता है सरकार के द्वारा या सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा? क्योंकि मैंने कई बार देखा है या सुना है कि किसी पत्रकार ने उस चीज को उजागर किया, सरकार की कमियों को लाया, पर उसको कुछ टाइम बाद उस पत्रकार को मार दिया गया या उस पत्रकार की फैमिली को उठा दिया गया। ऐसा होता है जी। असल में जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, हमारा प्रेशर्स अलग होता है। लेकिन जो छोटे गांव में, छोटे शहरों में, जो स्पेशली जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशनल बैकिंग नहीं है, ऐसा बहुत सुनने में आता है। और ऐसी हमें पता भी है कि कितने सारे जर्नलिस्ट जिनके बारे में शायद कभी कभी रिपोर्टिंग भी नहीं होती कि उनके साथ क्या हुआ, वो गायब हो जाते हैं या अरेस्ट कर दिए जाते हैं, या कभी कभी एक आध कहानियां प्रोमिनेंस में आ जाती हैं, जैसे कि सिद्दीक कपन जी। लेकिन हर एक सिद्दीक कपन जिसकी कहानी हम सबको मालूम है, मेरे ख्याल से कम 100-50 ऐसे और जर्नलिस्ट होंगे जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, जिसके बारे में पता भी नहीं चलता है, बस उनकी आवाजें दबा दी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह का प्रेशर हम लोग के पास है वो थोड़ा अलग है। एक प्रोमिनेंस में सिर्फ न्यूज क्लिक का जो दिल्ली बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्ट है, वो न्यूज क्लिप का बड़ा सामने देखने को आया कि कैसे एक संस्था का तो इम्पैक्ट होता ही है कि वो अपने पत्रकार को बचा लेगा किसी भी तरीके से। जी, लेकिन जो काफी पत्रकार हैं हमारे देश में जो अकेले काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास कोई बैकिंग नहीं है। उनको तो पहली बात तो मेरा सलाम ऐसी पत्रकारिता को जो लगे रहते हैं डिस्पाइट। बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा मैम, मीडिया में ना कई बार हम लोग देखते हैं कि खबर चल रही है ट्रांसपेरेंसी के साथ, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो खबर चला रहा है या जो खबर लिख रहा है उसके एथिक्स पे बात आ जाती है, कुछ ऐसी खबरें आती हैं, तो कैसे मेंटेन करते हैं एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी को कि एथिक्स भी इम्पैक्ट ना हो अपने और खबर भी ट्रांसपेरेंसी के साथ चली जाए? एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी दोनों एक ही तरफ रहते हैं ना। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी है एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी में। जो एथिकल है वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो मतलब आपके सवाल में ये था कि एथिक्स वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, लेकिन एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी दोनों एक ही पहलू हैं। अच्छा, जो एथिकल होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करेगा। अच्छा, आपके लिए लीडरशिप का मतलब क्या है और किस तरह से आप अपनी टीम को इंस्पायर करने की कोशिश करती हैं डेली रूटीन पे? देखिए, लीडरशिप का मतलब ये है कि आप
जितना एम्पावर कर सकते हैं आपकी टीम को, हम्म, क्योंकि सच बात यह है कि टैलेंट और मेहनत टीम करती है। राइट, आपको सिर्फ श्रेय मिलता है उनके काम का। तो बिल्कुल। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि जो क्विंट में अगर कोई क्विंट की तारीफ करता है तो मैं खुशी खुशी वो तारीफ को अपना लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली असली हकदार उस तारीफ के टीम मेंबर्स हैं। राइट, तो अगर आप सब असली, मेरे ख्याल से लीडरशिप में एक असली गुण ये होना है, ये रिकग्नाइज करना कि असली टैलेंट जो है और काम जो है वो टीम है। से टीम को जितना आप एम्पावर, जितना आपके क्षमता है टीम को एम्पावर करने के लिए, लेकिन बीच बीच में कभी कभी टीम मेंबर्स जो हैं, जर्नलिस्ट, वो अपनी कहानियों में इतने उलझे हुए होते हैं कि कभी कभी बीच बीच में रुक के डिस्कस करना साथ में कि अगला डायरेक्शन क्या है, राइट, कि हम कहाँ जा रहे हैं या इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व कर रही है, उसमें हमें हमारा क्या रोल है। तो बीच बीच में ऐसे डिस्कशंस होते हैं, लेकिन उसके अलावा। अच्छा, आपने अभी एक लाइन का जिक्र किया कि इंडस्ट्री कैसे इन्वॉल्व कर रही है। जैसे कि आपने उस समय देखा ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से आपने शुरुआत की, फिर कलर्स टीवी आया, फिर सैटेलाइट चैनल्स की शुरुआत हुई, फिर प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया का हुआ। अब जैसा कि प्रिंट और डिजिटल दोनों एक साथ चल रहा है, आने वाले 20 साल में मीडिया इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, या मीडिया इंडस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व होने वाली है? कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं तो प्रिटेंड भी नहीं करूंगी कि मुझे मालूम है, क्योंकि एक तरफ इतना शोरगुल है कि एआई है, एआई है, एआई से बहुत कुछ बदल जाएगा। पता नहीं कि, लेकिन मुझे बस ये मालूम है कि कोर वैल्यूज जर्नलिज्म के सेम रहेंगे। जिस तरह पत्रकारिता, उस पत्रकारिता लोगों तक कैसे पहुंच रही है, जैसे अब हम सोशल मीडिया के दौर से गुजर रहे हैं, राइट, जहां सारा डिस्ट्रीब्यूशन सोशल मीडिया से होता है जी। क्या वो आगे होगा? ऑलरेडी वो थोड़ा बदल रहा है। अब जैसे फेसबुक पे न्यूज लोग नहीं पाते हैं, या अब लोग एआई मॉडल्स की तरफ जाते हैं न्यूज के लिए जी। तो ये किस तरह बदलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऑफ पब्लिशिंग बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है। लेकिन एक इंग्लिश में कहावत ये भी होती है ना, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। मतलब ऐसा लग रहा है कि कायाकल्प हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन जो पत्रकारिता की कहानी बताने के जो एथिक्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। दूसरा पहलू जहां बहुत कुछ हो रहा है, जहां बहुत बढ़ावा हो रहा है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन में जी। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन हमेशा से थी। मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को, जैसे हम भी फैक्ट चेकर्स हैं, बहुत बेहतरीन फैक्ट चेकर्स हैं हमारे देश में, दुनिया भर में, लेकिन जिस स्पीड से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उस स्पीड से फैक्ट चेक कंटेंट नहीं फैल रहा है। राइट। उसके लिए हमें टेक प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट चाहिए और फैक्ट चेकिंग में इन्वेस्टमेंट्स का सपोर्ट चाहिए, और सरकारों को मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ जनरेट हो रही है उसको कैसे रोक सकते हैं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। अच्छा मैम, आपके करियर में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको अपने प्रिंसिपल को चैलेंज करना पड़ा और अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? सिर्फ प्रिंसिपल को तो मुझे कोई ध्यान नहीं आता है कि मतलब तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि किसी की भी जिंदगी में आएंगी कठिनाइयां, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया है कि हम अपने प्रिंसिपल से हट गए हों। मुझे तो नहीं ध्यान आता है। अच्छा, थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा डीपली ले चलते हैं, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, एब्सोल्युटली। आपको लगता है कि मीडिया चैनल में कभी कभी कंट्रोवर्सी, ये तो शायद हो गया ये हो गया, सॉरी, हाँ,
ये मैंने पहले ही पूछ लिया था आपसे, क्वेश्चन ध्यान ही नहीं आया। जब आप किसी भी प्रोमिनेंट फिगर को मीडिया में कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है, तो पर्सनली किस स्टैंड को अपनाती हैं और सपोर्टिंग और ट्रूथ को कैसे बैलेंस करती हैं आप? देखिए, सपोर्टिंग ट्रूथ तो कोई बैलेंस कोई सवाल ही नहीं है, तो सपोर्टिंग ट्रूथ तो हमेशा रहेगा। मैं भी सोच रही हूँ किस कहाँ से आगे क्या इसको सवाल कर रहा है। हाँ, नहीं मतलब वो अब हमने ऑलरेडी अब पहले बात कर ली है कि किस तरह की कठिनाइयां होती हैं, तो वो अब कठिनाइयां साथ साथ चलती रहती हैं। ये है कि जब रेवेन्यू के चैलेंजेस आ जाते हैं तो तब ये बुरा लगता है कि किस तरह का आप जर्नलिज्म कर सकते थे, जिसके लिए आपको एक तरह का बजट चाहिए जो आप कभी कभी नहीं कर पाते हैं। वो खटकता है बहुत। अच्छा मैम, जब आपके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी ईदी की लेके, सेवी की लेके, या आपके ईदी सेवी को लेके तो कभी नहीं हुई। वो ये बात है, मतलब सेवी को लेके नहीं, सॉरी वो थोड़ा सा जानकारी का अभाव था। बट जो ईदी को लेके कंट्रोवर्सी हुई, जैसे कि वो तो चल रही है लाइटली, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ कि आपकी जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें भी कोर्ट का भी आना हुआ। तो अभी भी कोर्ट में चल रहा है मामला। कोर्ट में मैम चल रहा है, बट ये रहता है ना कि एक रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है अभी आपको, जो आपकी रेपुटेशन पे पड़ा हुआ है? देखिए, अगर जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप उससे तसमस नहीं होंगे, अगर उस पर आप काम करते रहेंगे, अब बाकी देखिए लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या कहेंगे, इसको लेकर अगर आप, ये मैंने राघव से सीखा है कि आप उसमें फोकस करें ही ना, क्योंकि अगर उसको सोचते हुए देखते हुए अगर आप काम करेंगे कि अगर हम ये करेंगे या अगर हम वो करेंगे या अगर हमारे साथ ऐसे हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो लोग तो आजकल इतना कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया कहे जा रहा, बोले जा रहा, तो आप, इसलिए मैं तो सोशल मीडिया पे ज्यादा हूं भी नहीं। आप देखेंगे इक्का दुक्का ट्वीट होता है, या आपके तो जो बहुत पुराने मिले मेरे को ना, मैं अच्छा मैम, ऐसा भी होता है कि मतलब इंडिया में एक मानसिकता है कि जो बड़ा आदमी होता है उस पर एक दो केस चलते हैं, तो इस चीज को आप कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि आज की डेट में भी ये मानसिकता है, जो जितना बड़ा इंसान होता है उस पर एक दो केस तो चलते ही रहते हैं। चलो उस बहाने से हम बड़े आदमी हो गए तो वेरी गुड। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों ने सुना है कि जितना कोई बड़ा आदमी होता है ना, उस पर एक दो केसेस चलते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तो उससे वो पता चलता है कि वो बड़ा आदमी है क्योंकि उसको खुद को नहीं पता होता कि उसने क्या कर दिया है, तो उस पर केस हो चुका है इस चीज को लेके। अच्छा, थोड़ा सा तो इसमें मैं क्या बताऊं आपको अच्छा, मतलब आपको थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, और इसके बाद एक और फनी क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इसको। आपको अगर एक दिन के लिए किसी का टैलेंट स्वाइप करने का मौका मिल जाए, तो अपनी ही टीम में से, तो किसका टैलेंट लेना चाहेंगे? अपनी ही टीम में से? हाँ, किसी का टैलेंट? हाँ। मैम बहुत सोच नहीं, लगता इतने अलग अलग तरह के टैलेंट है कि मुझे अब जैसे अथर हैं हमारे कैमरा पर्सन है, लेकिन उनकी अगर मेरे पास वो लफ्जों के साथ खेल का मजा होता जिस तरह वो अपनी शेरो शायरी में लाते हैं या कहानियों में जो लिखते हैं वो लाते हैं, और एक हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनके पास वो स्ट्रेंथ है कि वो बहुत सिंपलिसिटी के साथ अपनी बात कह जाते हैं। राइट। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत घुमा फिरा के इतना, अगर मेरे पास वो टैलेंट होता, तो टैलेंट तो मैं किस को, मतलब इतने सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं हमारी टीम में। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई मेल आया हो, उस मेल में आपने सिर्फ ऊपर की 2 लाइन पढ़ी और पूरी मेल बिना पढ़े लिखे लिख दिया, हाँ थैंक यू, इट्स ओके, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? आई एम श्योर। तो फिर वो सामने वाला खुश हो गया और मैम ने तो कर दिया, अब तो, और वो पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीता हो, देखो देखो मैम ने कर दिया। नहीं, ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं होती, इतना मुझे कोई सीरियस नहीं लेता कि ढिंडोरा पीटा जाए, लेकिन हाँ
कभी कभी हाँ हो जाती है जल्दी से, और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि अच्छा हो गया अब तो हो गया। अब तो शायद रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। नहीं, तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा, मेरी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसकी थोड़ा सा लैक हो गई इंफॉर्मेशन, क्योंकि जैसे नहीं बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपने खुल के पूछा, ताकि मैं भी खुल के जवाब दे सकी। तो इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आपका कि नहीं, आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि नहीं आपके नहीं साथ बात करें। आपका धन्यवाद बहुत हो जाएगा। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को यही वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ द क्वीन की सीईओ एंड फाउंडर और प्रीवियस चैनल टीवी 18 की को फाउंडर एंड फाउंडिंग मेंबर ऋतु कपूर रही हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आने वाले वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी एक नई मीडिया पर्सनैलिटी, एक नई सेलिब्रिटीज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।